हेलो डियर स्टूडेंट, आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, 12th लेवल में पढ़ी होंगी। आपने काफ़ी उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा होगा। आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे, कैंसिलेशन मेथड है या फिर आपने मैट्रिक्स के थ्रू सीखा होगा। तो वहाँ आपने 12th में जब मैट्रिक्स पढ़ी होगी वहाँ आपने क्रैमर रूल सीखा होगा, एक इन्वर्स मैट्रिक्स सीखा होगा। इन्वर्स बाय यूजिंग द इन्वर्स आप रैंक का वो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने बहुत सारे मेथड्स आपने डिस्कस किए होंगे और पढ़े होंगे भी होंगे। ओके, आज मैं आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया मेथड सिखाता हूँ। ये बेस्ड है रैंक के ऊपर। ओके, कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर मैं उसकी रैंक के थ्रू अगर किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो किस तरीके से फाइंड आउट करता हूँ वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। ओके, जैसे आप जानते हैं लीनियर इक्वेशंस में यहाँ पर एक मेथड, पहले मैं कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको इसका कि क्या चीज़ है, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 3 इक्वेशंस लेके चल रहा हूँ, वो 3 ही वेरिएबल में लेके चल रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है 3 इक्वेशंस हो, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती है, n इक्वेशंस हो सकती हैं। 3 इक्वेशंस थोड़ा सा ईजी गोइंग होता है आपको समझने के लिए, इसलिए मैं उसी को विजुलाइज कराने के लिए आपको 3 वेरिएबल्स के बीच में 3 इक्वेशंस लेके चल रहा हूँ। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द रैंक, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, मैंने कहा कि एक इक्वेशन मैंने कंसीडर की हुई है a11 x1। ये सारे कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स की फॉर्म में इसलिए ले रखे हैं क्योंकि मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करूंगा। तो a11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप जानते हैं a11 इंटू x1 प्लस a12 इंटू x2 प्लस a13 इंटू x3 इज इक्वल टू b1। ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई फर्स्ट। किसके टर्म में है? x1 x2 एंड x3। ये लीनियर क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 इनकी पावर कितनी है? 1, और ये कहीं भी आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर। ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से एक इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन थी तो 1 1 1 2 1 3 मैंने कोफिशिएंट ले लिए। सेकंड इक्वेशन है तो 2 1 2 2 2 3 लिया है। थर्ड इक्वेशन है 3 1 3 2 एंड 3 3 इज इक्वल टू b3। ओके, इक्वेशन जो ये फर्स्ट है ये एक पूरा सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। मैं कहता हूँ उसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए आपने मेथड 12th में भी सीखा होगा कि अगर मैं कैंसिलेशन मेथड यूज करूँ, इन दोनों इक्वेशन से x1 कैंसिल कर लूँ, फिर आफ्टर दैट इन दोनों इक्वेशन से x1 कर दूँ, वी गेट 2 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x3। उनको सॉल्व करके x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ और वो वैल्यूज उठा किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x1। ये प्रोसेस आपने सीखा होगा। आपने इन्वर्स का एक मेथड सीखा होगा कि इसकी इन्वर्स निकाल के मैं भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b करके रिप्रेजेंट करते हैं, 12th में आपने सीखा होगा। लेकिन मैं उन चीज़ों पर नहीं जा रहा हूँ डिटेल में। मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द रैंक। वो काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी जनरलाइज मेथड है। इसके थ्रू क्वेश्चंस बहुत इजी, और इस पर क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बहुत सारे मिलते हैं। ज़रा ध्यान से देखना इसमें। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन होगी, इसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने का तरीका होता है ax इज इक्वल टू b। यहाँ ये a कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ध्यान रखना, इनके नाम ध्यान रखो। a इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो मैं इनके कोफिशिएंट से बनाऊंगा। x इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाती है, इसका मतलब जो वेरिएबल्स है उनके द्वारा जो मैट्रिक्स बनेगी, कॉलम बनेगा, उससे हम कहेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स। और बी मीन्स इसकी राइट हैंड साइड की जो एलिमेंट्स हैं उनको लेके मैं कॉलम मैट्रिक्स बना दूंगा। इट इज़ नोन एज बी। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको इंडिकेट किया है हियर। कैपिटल ए है क्या? कि मैंने बोला था कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख दीजिए, जिस सीक्वेंस में जैसे ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखते हैं। a11 a12 1 3, वही तो आ गया a11 a12 a13। सेकंड के 2 1 2 2 2 3, तो a21 a22 a23। थर्ड का a31 a32 a33। तो ये जो मैट्रिक्स आ रही है इट इज़ नोन एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। समझ में आ गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। एंड x मीन्स वेरिएबल मैट्रिक्स। कितने वेरिएबल है इसके अंदर? 3, x1 x2 x3। तो वेरिएबल कितने आ गए हमारे पास? x1 x2 x3। ये कहलाती है हमारे पास क्या? वेरिएबल मैट्रिक्स। ओके, आफ्टर देन एक मैट्रिक्स और होती है, ये जो मैंने b यूज़ किया, b मीन्स क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। इसकी कोफिशिएंट से साथ में, तो जो राइट हैंड साइड आ रही थी इसके साथ में मैट्रिक्स बना दूंगा, ये कहलाता है b। तो a x b तीनों सिंबल क्लियर हो गए क्या चीज़ कहलाती है। तो कोई भी इक्वेशंस दे रखी हैं सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने के बाद वहाँ उसका मीनिंग मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर मैं अब रैंक का यूज़ करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो एक हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम अगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर? वही मैंने यहाँ डिज़ाइन किया है, अगमेंटेड मैट्रिक्स। अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? अगमेंटेड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए थी उसकी जो मैट्रिक्स ए है, इट इज़ अ सब मैट्रिक्स ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स। ये सब अगमेंटेड मैट्रिक्स की क्या होती है? सब मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी को कैसे लिखना है? अगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ये क्या होता है? कैपिटल ए, मैट्रिक्स में कैपिटल ए आ जाएगा। ये मैंने वर्टिकल लाइन खींचेगी जो उसको सेपरेट करती है, और ये बी। क्लियर?
यानी पूरी मैट्रिक्स ए और उसके साथ में ये कॉलम अगर मैं ले लूँ, इनका दोनों का जो कम्बिनेशन होता है इट इज़ नोन एज अगमेंटेड मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर इसको इंडिकेट करके लिखा है, ए मीन्स मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी है, बी मीन्स जो मैंने कॉलम था बी मीन्स B1 B2 B3 वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो बी क्या कहलाती है? अगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा वेल। ओके, अब मैं आपको यहाँ के बाद इसमें कुछ 2 स्टेप मैं यहाँ पर हिडन कर रखे हैं, उनको मैं समझा दूँ कैसे करते हैं। जब ये अगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाती है तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साथ में जो डायगोनल बनता है इसे प्रिंसिपल डायगोनल कह देते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स आप जीरो करेंगे, जैसे हमने रैंक में सिखाया था, मैंने पीछे मेथड सिखाया था ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड के थ्रू में रैंक निकालने का तरीका मैंने सिखाया था, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो कर लो, वही चीज़, या फिर मैं कह दूँ इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना जो मैंने सिखाया था, सेम उसी प्रोसेस से केवल रो ऑपरेशन की यूज करेंगे, इसमें कहीं भी कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, ये केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू फाइंड आउट करता हूँ। ओके, कॉलम क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, जहाँ उसको लगाऊँ बता दूँगा मैं उस चीज़ को। तो जब मैं इन दोनों एलिमेंटों को जीरो करूँगा देन वी यूज़ रो R1, और जब मैं इस एलिमेंट को जीरो करूँगा देन वी यूज़ रो R2। ये मैंने पीछे आपको डिस्कस कर रखा था, और भी अगर है तो उसके अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में हम इनको जीरो करते रहते हैं। जब ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाए और ये अगमेंटेड मैट्रिक्स जो आपकी थी वो आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान देना, इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो कर लेंगे, और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के लिए मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिखाई थी, वो मैंने पीछे लेक्चर में दिया, तो वहाँ से आप देखना उसको। क्लियर हो गया? मेनली क्या है, इन तीनों एलिमेंटों को जीरो करना है आपको बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन ओनली। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज़ करेंगे, केवल क्या करेंगे, रो ऑपरेशन। जब ये कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद में 3 पॉइंट्स में चेक करूँगा, इससे इक्वेशंस के सॉल्यूशन इनफाइनाइट हैं, यूनिक हैं, या फिर उनके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती है। क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, ओके, उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, इक्वेशन से उनका सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जो उनको सेटिस्फाई कर रही हो, और तीसरा ये भी हो सकता है कि कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई ही ना कर रही हो। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। अगर ऐसा है तो वो किस तरीके से डिस्कस करते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट देखो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ऐसा आ जाता है, रैंक ऑफ ए मीन्स कैसे फाइंड आउट करें, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाल रखी थी इसकी, उसी को चेक करते हैं। जब मैं ए की रैंक चेक करूँगा, इस कॉलम को छुपा लो लास्ट में, इसकी रैंक चेक कर लो कितनी आ रही है, वो कहलाएगी रैंक ऑफ ए। जब मैं रैंक ऑफ बी की बात करूँगा तो पूरी मैट्रिक्स लेकर रैंक चेक कर लो, रैंक ऑफ बी कहलाएगी। अगर ये दोनों बराबर हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी है, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स होते हैं जो ये वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 x3, कितने वेरिएबल्स आपके पास थे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, देन दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब होता है कि अगर इन लाइनों को मैं ट्रेस करूँ, इन प्लेन्स को ट्रेस करूँ, ये तो ये कहीं एक जगह कट करेंगे, वो एक पॉइंट होगा, पॉइंट होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन तो देगा। क्लियर? वो एक ही वैल्यू तो होगी जहाँ इन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो वो केस इसमें बनेगा। समझ में आ गया? अब सेकेंड केस, अगर रैंक ऑफ ए, वो इस रैंक ऑफ ए निकालने का तरीका वही, इस कॉलम को हिडन कर लीजिए, जो इसकी रैंक आई वो रैंक ऑफ ए कहलाएगी, पूरे को ले लो रैंक ऑफ बी कहलाएगी। ये दोनों इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है। मान लिया कि इसकी ए की रैंक 2 है, बी की रैंक 2 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कितने, 3। वो तो मैंने यहाँ चेक कर लिया, x1 x2 x3 3 एलिमेंट से। अगर ऐसा केस बन रहा है, 2 हो सकती है, 1 से कम, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी 2 हो सकता है 1 हो जाए और नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, देन दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन होंगे आपस में इस तरीके से टच कर जाएंगे कहीं। जब इस तरीके से टच करेंगे तो जितने पॉइंटों पर टच कर रहे होंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? थर्ड वन केस कहता है रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ बी। अगर ए की रैंक बी की रैंक से कम है, इसकी रैंक निकालो, इसको छुपा लीजिए, जो इसकी रैंक आएगी रैंक ऑफ ए कहलाएगी। और जब मैं बी की रैंक चेक करूँगा, पूरी मैट्रिक्स लेकर रैंक चेक कर लूँ, अगर रैंक ऑफ ए छोटी है रैंक ऑफ बी से, देन दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि ये लाइन इस प्लेन में चली गई और एक ऊपर अलग प्लेन में चला गया। 2 प्लेन में इस तरीके से कर दूँ और इस तरीके से एक प्लेन ही हो गया, एक प्लेन ही हो गया। क्या ये लाइनें कभी इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ चीज़? समझ में आई चीज़? ये 3 केसेस से मैं ये डिस्कस कर सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर नो सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई चीज़? अब मैं आपको नेक्स्ट ये मैंने यहाँ तक तो मैंने बताया, इससे मैंने केवल आइडेंटिफाई कर लिया कि सॉल्यूशन कैसा है।
अब मैं कहूँ कि जैसे यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस कर रहा हूँ, किस तरीके से करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो किस तरीके से उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और नो सॉल्यूशन है तो किस तरीके से उसका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब वो चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करूँगा। आपको सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन सिखाने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल लेके मैंने पूरा सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करके सिखाने की कोशिश की है, जरा आप इसे देखना। ओके, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू -1। ओके, मैं कह रहा हूँ सॉल्व दीज इक्वेशन बाय यूजिंग द रैंक मेथड। आपको ये इक्वेशंस को सॉल्व करनी है आपको रैंक मेथड का यूज करके, मतलब हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस बाय यूजिंग द रैंक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। ये मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को आप मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिए, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b। हियर a इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं 1 2 -1 2 -2 3 1 -1 1, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स a आ गई। एंड x मीन्स वेरिएबल मैट्रिक्स, कैपिटल X है ये। इसमें वेरिएबल्स क्या है, x y z, तो मैंने एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिया वेरिएबल के लिए x y z। ओके, एंड b मीन्स इसकी राइट हैंड साइड 3 2 -1 3 2 -1। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप तो इजी गोइंग है, केवल मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है, आता होगा सभी को और ये सीख गए होंगे। ओके, अब मैं जब मैट्रिक्स फॉर्म से वो रैंक के थ्रू फाइंड आउट करूंगा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्ट करूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, b इज इक्वल टू a, एक लाइन वर्टिकल खींचते हैं और ये b मीन्स जो इसकी राइट हैंड साइड होती है। तो a मीन्स मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिए, a पूरी a आ गई, वर्टिकल लाइन खींच दी है। b मीन्स ये कॉलम 3 2 -1 जो राइट हैंड साइड थी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो मैं फाइंड आउट कर लिया, अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इक्विवेलेंट फॉर्म में। जैसे मैं रैंक फाइंड आउट करता था, मैंने पीछे आपको सिखा रखा था, उसी बिल्कुल वही मेथड पूरा केवल रो ऑपरेशन यूज करते हुए मैं इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए क्या करते हैं, इसका जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है ये, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो कर लो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस दो एलिमेंटों को जीरो करूँगा, आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप में इस एलिमेंट को जीरो करूँगा। जब मैं इन दो एलिमेंटों को जीरो करूँगा देन बी यूज़ रो R1, जब मैं इसको जीरो करूँगा देन बी यूज़ रो R2। तो पहले मैंने आपको पीछे सिखा रखा है रैंक फाइंड आउट करने के लिए, जब मैं इस 2 को जीरो कर रहा हूँ, उस 2 को जीरो करूँगा इस 1 की हेल्प लेके, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँ तभी तो 2 बनेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें से इसको माइनस कर दूँगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो मैं क्या करूँ, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दूँ, वही मैंने यहाँ एक ऑपरेशन यूज़ किया है। R2 मैंने ऑपरेशन लिया R2 माइनस का 2R1। क्लियर? इस 1 को जीरो करने के लिए इस 1 की हेल्प लेनी, तो डायरेक्ट में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जब सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो। तो मैं R3 माइनस R1 कर दूँ, वही मैंने एक ऑपरेशन लिया R3 में R3 माइनस R1। फर्स्ट रो एज इट आई, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 -1 3 जो ये फर्स्ट रो थी एज इट आ गई। सेकेंड रो में क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और R2 से माइनस कर रहा हूँ। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 - 2 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 4, -2 -4 -6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2, 3 से -2 माइनस करूँगा 3 माइनस और माइनस +2, 3 + 2 5, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 3 जा 6, 2 - 6 -4। क्लियर हो गया ये ऑपरेशन। आफ्टर देन R3 में ऑपरेशन चेक कर लो, R3 माइनस R1, R3 से R1 माइनस करते आइए, 1 - 1 0, -1 -2 -3, 1 माइनस और माइनस +2 हो गया, -1 -3 -4। क्लियर? अगर मैं इसमें चेक करूँगी प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास यही तो हुआ, इसके नीचे एलिमेंट ये और बचा के -3। इसको जीरो करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूँगा, R2 की। तो इसका मतलब है कि इस -6 को 3 बनाओ, तो -6 3 कैसे बन सकता है, 6 3 कैसे बन सकता है, जब इसमें मैं 2 का डिवीजन कर दूं। वही मैंने यहाँ पर किया R3 में, R3 - 1/2 R2, माइनस इसलिए क्योंकि दोनों के साइन सेम है। R3 - 1/2 R2, 1/2 R2 करने से क्या होगा कि -6/2, इसमें मैंने R2 में मैंने 2 का डिवीजन किया हुआ, तो कितना होगा -6/2 -3, ये -3 माइनस और माइनस कर देंगे तो +3 -3 +3 0 हो गए। आफ्टर देन यहाँ करूँगा मैं 2 का डिवीजन करूँगा, कितना आ गया 5/2, और इससे माइनस करूँ 2 - 5/2 -1/2। आफ्टर देन यहाँ मैं 2 का डिवीजन करूँगा -4 2 का डिवीजन करूँगा -2 -4 +2 -2। क्लियर? ये अगर मैं चेक करूँ, ये डायगोनल के नीचे के हमारे पास सारे एलिमेंट 0 हो गए, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अगर मैं चेक करता हूँ, अब मैं रैंक किस तरीके से फाइंड आउट करूँ, जरा चेक करना है यहाँ पर। अगर मैं रैंक ऑफ ए चेक करूँ,
रैंक ऑफ ए, जब आप रैंक ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये लास्ट कॉलम हटा दीजिए। क्लियर? अगर मैं कॉलम हटा दूं तो रैंक चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या है? ये इस रो में एलिमेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हटा दीजिए। तो तीनों रो में एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना हो गया हमारे पास? 3। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अगर मैं रैंक ऑफ बी की बात करता हूँ, जरा आप चेक करना, रैंक ऑफ बी की बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी मैट्रिक्स लेके चलूँगा। इसमें भी एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट है, तीनों रो में एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इसमें कितनी हुई बी में? 3। इसका मतलब रैंक ऑफ बी 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एक्स वाई जेड बराबर किसके है? ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी मैंने क्या बताया था इस केस में? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन पजेस करेंगे तो सॉल्यूशन अब किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास ये लास्ट जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट लेके आया था, इसमें मैट्रिक्स ए यही तो थी। इस मैट्रिक्स को लिखिए ए, एक्स मीन्स जो इसमें कोफिशिएंट वो वेरिएबल मैट्रिक्स थी एक्स वाई जेड, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इस लास्ट मैट्रिक्स में। ओके, इक्विवेलेंट फॉर्म में जो कन्वर्ट होकर आ गई है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड कितनी है? 3 - 4 - 2 लास्ट मैट्रिक्स में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आई इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई किए फर्स्ट रो में करेंगे ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई थर्ड रो में करेंगे ये तीसरी इक्वेशन। अगर मैं चेक करूँ यहाँ से लास्ट इक्वेशन से z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4 यहाँ पुट कर दूँ, y इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लूँ, y इज इक्वल टू 4 आएगा, y और z की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन पुट कर दूँ, x इज इक्वल टू 1 माइनस का। तो x y z ये यूनिक वैल्यूज आई। मैंने कहा था कि सॉल्यूशन कैसा था? यूनिक। यहाँ पर सॉल्यूशन कितना था हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन था। तो ये x y z की यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। क्लियर हो गया? अगर यूनिक सॉल्यूशन है, मैं फटाफट दो चीज़ें और डिस्कस कर देता हूँ इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशंस के लिए। जरा ध्यान से देखना, ऐसी केस में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ऐसा होता, ये एलिमेंट 0 हो जाता है, जो आपने डायगोनल नीचे के एलिमेंट 0 किए, और बाई चांस ये एलिमेंट 0 हो जाता है। ओके, ये 0 नहीं होता, ये कुछ भी लिखा है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, रैंक ऑफ ए चेक करूँ, इसमें केस में कितना होगा? अगर ये एलिमेंट 0 है तो रैंक ऑफ ए चेक करूँ तो ये तो हटा दिया, ये रो में एलिमेंट है, इसमें भी है, ये तो पूरी रो 0 हो गई। जब मैं ए को चेक करूँगा, इसको हटा दूँ तो ये अगर 0 है तो इसकी ये पूरी रो 0 होगी, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। बट रैंक ऑफ बी, अगर बी की रैंक चेक करोगे तो पूरी चेक होगी, तो यहाँ पर ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो रैंक ऑफ बी 3, रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ बी 3 है। इट मीन्स दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मैंने बताया था अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी बराबर नहीं है, दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। क्यों होता है जरा देखना, अगर ये ऐसा है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अगर ऐसा है, ओके, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, जरा ध्यान से देखना, ये एलिमेंट यहाँ 0 था, ये एलिमेंट कितना था? 0, तो ये एलिमेंट मैं यहाँ 0 लिख लूँ। अगर ये एलिमेंट 0 है, अब मैं इक्वेशंस बनाऊँ, जरा ध्यान से देखना, ये दो इक्वेशन एज इट आएंगे और लास्ट वाली इक्वेशन आएगी 0 इंटू जेड इज इक्वल टू -2। 0 इंटू जेड इज इक्वल टू -2, इसका मतलब 0, यानी 0 इज इक्वल टू -2। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड होगा, यानी 0 इज इक्वल टू -2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इसलिए दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तीसरा केस जो मैं बता रहा हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कैसे करता है, जरा ध्यान देना इसको। मान लिया ये एलिमेंट भी 0 हो जाए, जब आप एलिमेंट में यही 0 करूँगा, इनको 0 करते टाइम पर अगर ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं, रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ बी 2, क्योंकि ये पूरी रो 0 है, तो जब मैं इसको छुपाऊंगा, रैंक ऑफ ए चेक करूंगा 2 आएगी, रैंक ऑफ बी चेक करूंगा, ये दोनों एलिमेंट 0 है, तो उस केस में भी दोनों इसकी रैंक 2 आएगी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 2, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट। ये केस बनेगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो उस केस में जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ पर 0 ही तो लिखा जाएगा, ये लास्ट वाली पूरी रो 0 है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं आई, केवल ये 2 इक्वेशन तो बनेगी। अब वेरिएबल है हमारे पास 3, इक्वेशन से हमारे पास केवल 2, इसका मतलब एक वेरिएबल को हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे या कंसीडर कर लेंगे, सॉरी, यहाँ एक वेरिएबल को हम कंसीडर कर लेंगे, लास्ट को z इज इक्वल टू में कितना मान लूँ k। ओके, जब मैं z की वैल्यू k यहाँ पुट करूँगा, y की वैल्यू k के टर्म में आएगी। कि कोई कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, मैंने लेट किया हुआ है, ये क्या क्या लेट किया मैंने, इसको माना है। जब z इज इक्वल टू k में यहाँ पुट करूँगा, y की वैल्यू k के टर्म में, y और z दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी k के टर्म में। इसका मतलब है कि x y z तीनों की वैल्यू किसके टर्म में आ गई? इन टर्म्स ऑफ k। k तो कोई भी स्केलर है, k का मान 0 लिख दो एक सॉल्यूशन, k की जगह 1 लिख दो दूसरा सॉल्यूशन, k की जितनी वैल्यूज आप पुट करते जाओगे उतने सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट होते जाएंगे। ये कहलाता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गए?
बहुत अच्छा टॉपिक है जो मैंने आपको डिस्कस किया है। मैंने लगभग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको सीखिए। ओके।